हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी वाला पेपर की 4th यूनिट हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पहले भी इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम हिंदी में टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दो। तो और भी बाकी की जो भी इसकी सारी वीडियोस हैं वो चैनल पे डली हुई हैं, वहां से आप देख सकते हो। ये लास्ट यूनिट है, तो चलिए हम इसमें क्या हमें आप लोगों को लिखना है और इसमें जो कंसेप्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है विविधता, डाइवर्सिटी, प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन, वैश्वीकरण और वैश्विक मुद्दे, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल इश्यूज। ठीक है, ये इंग्लिश में ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देती हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि पहले वो जो इंग्लिश वाली जो वीडियो है उसमें हिंदी में ही एक्सप्लेन किया हुआ है और उसमें डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के समय में कंटेम्प्रेरी टाइम में किस प्रकार से जो अभी कौन कौन से जो मुद्दे चल रहे हैं वैश्विक स्तर पर। ठीक है, ग्लोबल इश्यूज कौन कौन से चल रहे हैं और वो कैसे जुड़े हुए हैं डेमोक्रेसी से। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और हम इंडिया का एग्जाम्पल लेंगे, इंडिया में आप देखते हो कि कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारी विविधता है और ये विविधता जो है वो एक प्रकार की नहीं है, बहुत ज़्यादा इसकी वेराइटीज हैं, बहुत ज़्यादा प्रकार हैं इसके, बहुत तरीके की यहाँ पर डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विविधता क्या होती है। विविधता जो है उसमें हम शामिल करते हैं यानी कि डाइवर्सिटी, कि वे ऐसा जो एक देश में रहने वाले लोगों के बीच में जो भिन्नताएं होती हैं, और ये भिन्नताएं किस आधार पे होती हैं, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी देश में जब लोग रहते हैं, और अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे विविधता बहुत ज्यादा मात्रा में है। भिन्नता किसमें? धर्म के आधार पर भिन्नता। ठीक है, सबसे पहले हम ज्योग्राफी से लेकर के चलते हैं। आप देखिए कि भारत में का पूरा जो एरिया है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो कितना डाइवर्स है, वो कितना विविध है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, और 3 साइड से तो हम समुंदर से घिरे हुए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखिए कहीं पर एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़ती है, लद्दाख में। ठीक है, जो हमारा ग्लेशियर वाला जो ऊपर वाला हमारा इलाका है। उसके अलावा जो है कितनी सारी हमारे यहाँ पे नदियां बहती हैं, हिमालय रेंज है। ठीक है, उसके अलावा जो है अरावली रेंज है। इसके साथ साथ आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर जो है आप लोगों को माउंटेन्स मिलेंगे, अलग टाइप की वैरायटी के जो है वहां पर जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। साथ साथ आप नीचे आ जाइए, आप नीचे का एरिया देखिए कि केरला हो गया और वो सारी एरिया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब किससे है? हमारे वेस्ट बंगाल हो गया, हमारे सब किससे जुड़े हुए हैं? ये एक तो समुंदर से मिलते हुए हैं, साथ ही साथ इनका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अलग है। ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट के अलग होने से, ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक परिस्थितियां अलग होने की वजह से वहाँ का जो पर्यावरण होता है, वहाँ का जो इकोलॉजी होती है, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, वहाँ का जो हैबिटेट होता है, वो सब चीजें, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सब चीजें चेंज हो जाती हैं। और इन सब के चेंज होने से चेंज हो जाता है लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान, लोगों की बोलचाल, हर तरीके से जो है ये सारी चीजें जो हैं वहां के रहने वाले व्यक्तियों पर इफेक्ट डालती हैं, प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला खान पान। आप देखिए, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं यानी कि जो समुंदर के किनारे रहते हैं, वो लोग सी फूड खाते हैं। ठीक है, और जो प्लेन्स में रहते हैं वो लोग ज्यादातर जो प्लांट से फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, यानी कि पौधों से मिलने वाला खाना जाता खाते हैं। जहां पे जिस प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, वहां पे लोगों का खान पान वैसा ही हो जाएगा। ठीक है,
साथ ही साथ आप देखिए कि हमने क्या देखा, हम क्या देखते हैं कि हमारे वहाँ जहाँ जहाँ पे जिस हिसाब से एनवायरनमेंट है, जिस हिसाब से ज्योग्राफिकल एरियाज है, जहाँ जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसी हिसाब से लोगों का पहनावा भी हो जाता है। अब जो लद्दाख में इतनी ठंड में रहता है, उनका पहनावा देखिए, उनके कपड़े अलग होते हैं। जो केरला में रहते हैं, जहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों का पहनावा अलग होता है। ज्यादातर लोग जो है लुंगी पहनते हैं, औरतें जो है साड़ी पहनती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ उनका ऑक्यूपेशन भी अलग हो जाता है। आप देखिए जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो ज्यादातर मछुआरे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अब किसी भी संस्कृति का सबसे बड़ा पार्ट होता है खान पान, रहन सहन। रहन सहन में आपका खान पान आ जाता है, आपका पहनावा आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ फिर आपके जो है उसी हिसाब से फेस्टिवल्स हो जाते हैं। यही सारी चीजें तो आपकी क्या, कल्चर का पार्ट होते हैं, संस्कृति का पार्ट होते हैं, संस्कृति का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो यही चीजें जो है दर्शाती हैं आपकी विविधता को, ठीक है। तो इसी के आधार पर भारत में एक जो है वो बहुसंख्य जो है संस्कृति वाला देश है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग वो कल्चर। समुदाय का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप में रहने वाले लोग अलग तरीके के कस्टम्स को फॉलो करते हैं, अलग तरीके की संस्कृति को, अलग तरीके के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को विविधता की जो है परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सिर्फ यही दिया गया है कि भारत में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बहुत ज्यादा विविधता है। जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये आप सारी बातें इसमें लिख सकते हो। इसमें यही, इस पैराग्राफ में यही सारी बातें आप लोगों को समझाई गई हैं। अब राष्ट्रीय एकता और सामूहिक स्वायत्तता, ठीक है। अब ये क्या होता है कि किस प्रकार से ये इतना ज्यादा डाइवर्स होने की वजह से इंडिया, इतनी सारी इसमें भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर हर 4 कोस पर पानी बदल जाता है, हर 5 कोस पर यहाँ पर बोली बदल जाती है। हमारे इंडिया में तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर के कि यहाँ पर स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है लैंग्वेज के बेस पर। 1953 में आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसको भाषा के आधार पर एस्टेब्लिश किया गया था, अलग किया गया था एक दूसरे राज्य में से, ठीक है। तो भारत का भारतीय संविधान ने सांस्कृतिक अंतर को सार्वजनिक मान्यता देकर और विविधता का सम्मान करते हुए एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र की नींव रखी है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस विविधता को स्वीकारा है भारत का के संविधान ने, और उसमें सब कुछ लिख दिया है। ये जो विविधता है ये असमानता नहीं है। देखो, विविधता और असमानता में बहुत बड़ा अंतर होता है। विविधता मैंने आप लोगों को अभी समझाया, लेकिन असमानता में क्या, डिस्क्रिमिनेशन शामिल हो जाता है। लोगों के बीच में विविधताएं तो हैं, लोग अलग अलग कल्चर तो फॉलो करते हैं, अलग अलग भाषाएं तो, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या है, वो है नेशनलिज्म की फीलिंग से, राष्ट्रवाद की भावना से, राष्ट्रीय एकता से, नेशनल यूनिटी से जुड़े हुए हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग समुदाय होने की वजह से, यहाँ पे विविधता होने की वजह से, अलग अलग क्षेत्र होने की वजह से भी भारत के संविधान ने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जहाँ पे सब कुछ लिखा गया है और सबके राइट्स, और कोशिश की है कि इस विविधता को एकता में बदला जा सके। लोगों के बीच में इस विविधता की वजह से असमानताएं ना आए, ठीक है। डाइवर्सिटी जो है इन इक्वलिटी में चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा पूरा ध्यान रखा गया है भारतीय संविधान में।
लेकिन विविधता की पहचान ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप धारण किए। जैसा कि भारत में धार्मिक समुदायों की विविधता की रक्षा करने के मामले में संविधान समूह के आधार पर सांस्कृतिक स्वायत्ता को तर्ज देता है, भाषाई समुदायों के मामले को कुछ हद तक राजनीतिक और क्षेत्रीय स्वायत्ता के साथ जोड़ दिया गया है। यानी कि इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि भारत ने किस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कैसे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी को कैसे डील किया है, अलग अलग विविधताओं को कैसे डील किया है। जैसे कि धार्मिक जो समुदायों की विविधता की रक्षा करने के लिए समुदाय के आधार संविधान समूह के आधार पर सांस्कृतिक स्वायत्ता को तर्ज देता है। ठीक है। भाषाई समुदायों के मामले को कुछ हद तक राजनीतिक और क्षेत्रीय स्वायत्ता के साथ जोड़ दिया गया। जैसे मैंने बताया ना कि भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक बेस्ड है कि लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है। वहीं जनजातीय समुदायों के मामले में सांस्कृतिक स्वायत्ता और राजनीतिक और सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से पूर्ण किया गया है। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी स्वायत्ता और उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनको जो जनजातियों से संबंधित जो मामले हैं उसके लिए उनको सांस्कृतिक स्वायत्ता दी गई है और राजनीतिक भी स्वायत्ता उनको दी गई है, राजनीतिक सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। ठीक है। तो इसमें आप लोग इस पैराग्राफ में ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस प्रकार से इंडिया ने, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है इसका वो क्या है, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक स्वायत्ता, कि जो अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं, डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, डाइवर्सिटी होने की वजह से भी कैसे वो नेशनल यूनिटी है इंडिया में। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि उसको डील करने के हमने, देखो इन डाइवर्सिटी चाहे कितनी भी हो उसे डील करना आना चाहिए कि डाइवर्स इंटरेस्ट को कैसे डील करना है, उनको एक साथ कैसे रखना है। तो एक साथ रखने का हमने उपाय निकाला हुआ है, हमने संविधान में हर चीज को मेंशन किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, हर किसी को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, अपने कल्चर को बनाए रखने के, संजोए रखने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान ने फंडामेंटल राइट्स के तहत ये दी गई है, और फंडामेंटल राइट्स मतलब कोई भी सरकार उनको छीन नहीं सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस जो डाइवर्सिटी है उसको यूनिटी, नेशनल यूनिटी बना करके रखा हुआ है, वो यूनाइट है लोग। जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेज ये बोल के गए थे कि इंडिया जो इतना ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है इतने सारे स्टेट्स को लेकर के, इतना ज्यादा डाइवर्स है, कुछ टाइम के बाद जो है इंडिया बिखर जाएगा। लेकिन देखो इतने साल, 76 साल 75 साल हो गए हैं, अभी भी भारत जो है कि राष्ट्रीय एकता बनी हुई है, नेशनल यूनिटी जो कि त्यों है। उसका रीजन क्या है कि हमारे संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति की फीलिंग्स को, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान रखा है, हर एक समुदाय को उसी के हिसाब से सारी चीजों के बारे में, हर एक कानून के बारे में लिखा है यहाँ पर। ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है। अब हम देखते हैं नागरिकता का प्रश्न और विविधता, यानी कि सिटीजनशिप, क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप एंड डाइवर्सिटी। नागरिकता, जैसे कि कैरेंस बताते हैं, कानूनी, राजनीतिक और एक मनोवैज्ञानिक आयाम से मिलकर बनी हुई है। यह केवल तभी संभव हो पाता है जब पहचान व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है और उसे सकारात्मक पुष्टि प्राप्त होती है कि व्यक्ति अपनेपन और पहचान की एक मजबूत भावना विकसित कर सकता है। इसके विपरीत जब पहचान काफी हद तक गैर मान्यता प्राप्त हो जाती है, उस स्थिति में भी व्यक्ति की पहचान को राजनीतिक दायरे में लाए बिना भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारतीय मामले में निश्चित रूप से इसकी पुष्टि होती है, जहां हम पाते हैं कि असीमित और बहुस्तरीय संघवाद के ढांचे के माध्यम से भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के अलावा को दूर करने में मदद की है, जिससे राज्य और राज्य नागरिक के बीच एक जुड़ाव की भावना पैदा होती है, नागरिकता के बंधन को मजबूत किया है और एक एकीकृत राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता की है। यानी कि देखिए आप, क्या है हमारे यहाँ पर, क्या है, इतनी सारी डाइवर्सिटी और ये सब होने की वजह से भी, इतने सारे स्टेट्स होने की वजह से भी हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो क्या है, एक हमारे यहाँ पे सिर्फ एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे कि यूएस में दोहरी नागरिकता है, वहां पे 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स को मिलकर के यूएसए बनता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ किंगडम।
हमारे यहाँ पे भी 28 स्टेट्स हैं, लेकिन सिटीजनशिप सिर्फ एक ही है, हम सब भारत के नागरिक हैं। वहां पे यूएसए में क्या है, लोग अलग अलग, जो 50 स्टेट्स हैं उनके नागरिक भी होते हैं, और एक कॉमन उनकी सिटीजनशिप होती है यूएस की, तो वो यूएस के भी नागरिक होते हैं, अपने राज्यों के तो होते ही हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में ये विविधता होने की वजह से भी, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ इकहरी नागरिकता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नागरिकता है, हम सिर्फ भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व की। डाइवर्सिटी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा विविधता क्या होता है, उसको कैसे आपको आंसर लिखना है, क्या क्या उसमें मेंशन करना है। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व की, यानी कि रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी, उसको हम रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, और अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग सीधे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधित्व में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लोकतंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव चुनने की चॉइस होती है। ठीक है, वो जाते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, फिर हमारे लिए कानून बनाते हैं। हम उन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमें ये लगता है कि हमारे इंटरेस्ट में, हमारे हितों में कानून बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही ज्यादा, हम बोल सकते हैं मेन उसका एक अंग है। प्रतिनिधित्व के बिना जो है लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं समकालीन समय में, क्योंकि आज का समय जो है वो प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का ही समय है। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है पॉसिबल नहीं है। तो लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर, उनके पास चॉइस होती है, वो चुनते हुए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और अपनी जनता के हिसाब से जिनको उनसे पावर मिली है उसके लिए वो कानून बनाते हैं। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व जो है वो बेसिकली जो है लेजिटिमेट हो जाता है, क्योंकि लोगों ने उसको चुना, उनको चुना हुआ होता है, तो उनको अथॉरिटी मिल जाती है कानून बनाने की, उनको सत्ता मिल जाती है, उनको पावर मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की, और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, कानून बनाने के लिए। ठीक है, और इस प्रतिनिधित्व का जो है एक अहम हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, चुनाव। ठीक है, चुनाव बहुत द्वारा है, चुनावों द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनता कि किस प्रकार से जो सरकारी अधिकारी हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और जवाबदेह हैं। कैसे? क्योंकि हर 5 साल में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिससे कि अगर हम जो सरकार को पहले चुना गया था, अगर वो अच्छे से काम उसने नहीं किया है, तो जनता उनको उनको हटा देने का, उनको रिप्लेस करने का, उनको बदल देने का अधिकार होता है। जनता दूसरे उम्मीदवारों को चुन लेती है। तो इस प्रकार से जो पार्टी होती है, जो दल होते हैं, जो वादे करके आते हैं, उनको वो पूरा करना होता है। अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो जनता उनको अगले इलेक्शंस में वोट नहीं देती है, उनको बदल देती है। तो इस प्रकार से जो सरकारी अधिकारी हम नहीं बोलेंगे, जो राजनीति उम, राजनीतिक होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं। अब हम देखते हैं लोकतंत्र में, अभी हमने प्रतिनिधित्व क्या होता है उसको समझा। अब लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व में क्या, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, उसके बारे में समझेंगे। जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि लोग, आज का समय कैसा है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है संभव नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब वो जो ग्रीक वाला, जो हमने पहले वाले यूनिट्स में पढ़ा था ना, कि लोकतंत्र का कंसेप्ट कहाँ से आता है, छोटे छोटे ग्रीक के सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, साथ ही साथ जो है भारत में भी सभा और समिति हुआ करती थी। अब वैसा वाला समय नहीं बचा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जैसे ग्रीक में सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, नगर राज्य, वैसे ही भारत में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, ज्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे। उनका जो
पॉपुलेशन का जो साइज होता था, जनता का जो साइज होता था, वो ज्यादा नहीं होता था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है संभव था। लेकिन अभी क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। और जिस प्रकार की इंडिया में डाइवर्सिटी है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे तो हर तरीके की है, तो उसमें तो और भी जो थोड़ा सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम सीधे डिसीजन मेकिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते, बल्कि हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं, और यही जो है हमारे लिए पॉलिसी को जो है पॉलिसी फॉर्मेशन का काम करते हैं, यानी कि नीति निर्माण की कार्य में भाग लेते हैं। ठीक है। इसमें यही सारी चीजें बताई गई हैं कि लोकतंत्र कोई एक घटना नहीं है, बल्कि सतत प्रक्रिया है। एक बार चुने जाने के बाद लोग पार्टियों को न केवल अभियान के में कहीं कई बातों को आंकते हैं, बल्कि वे वास्तव में कैसे शासन करते हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों को भी आंकते हैं। कभी कभी बयानबाजी और शासन की वास्तविकता के बीच का अंतर बड़ा हो सकता है। जहां सरकारों ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक अप्रत्याशित रास्ता अपनाया, यहाँ या जहां बाहरी घटनाओं ने नीति दिशा में एक बड़े बदलाव को मजबूर किया। पार्टियां और सरकारें भी कई मुद्दों पर अभियान चलाती हैं ताकि जनता की धारणा को बदल सके, क्योंकि विशिष्ट मुद्दों पर जनता की सहमति स्वाभाविक रूप से भिन्न होती है। तो ये क्या होता है कि क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है। तो इसमें जो है और जनता के इलेक्शंस, हम रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनते हैं? इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस के थ्रू। और इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, हम वोट क्यों देंगे उनको? वो कुछ मुद्दों पर जो है कुछ विषयों पर, कुछ मुद्दों पर जो है को लेकर के आती है कि हम अगर पार्टी में, अगर सत्ता में आएंगे तो इन सारे मुद्दों पर हम कानून बनाएंगे, या जनता को इस प्रकार से जनता के जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जनता जो है इन लोगों को वोट देती है। ठीक है। तो लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व में बहुत बड़ा जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें लिंक होता है दोनों में। ठीक है। अब है नागरिक राय और प्रतिनिधित्व, यानी कि जो सिटीजन्स क्या सोचते हैं और जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, दोनों में इनमें क्या लिंक है। ठीक है। हम नागरिकों के विचारों को मापने और वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं कि क्या नागरिकों को यह लगता है कि वे पार्टी और प्रतिनिधि लोकतंत्र के अन्य संसाधनों के साथ साथ सामान्य रूप से राजनेताओं द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। प्रतिनिधि राजनीति के प्रति दृष्टिकोण के ये आयाम लोकतांत्रिक राजनीति के नागरिकों के मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। मानकीय आयाम एक व्यापक अर्थ में प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था और विशेष रूप से इसकी संस्थाओं के साथ नागरिकों की औपचारिक सहमति या असहमति को संदर्भित करता है। भावनात्मक आयाम किसी दिए गए राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता के साथ समर्थन और पहचान की डिग्री को दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोग यहाँ से कर लेना। प्रदर्शन आयाम उस आकलन से संबंधित है जो नागरिक अपनी वास्तविक राजनीतिक प्रणाली और विशेष रूप से राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं के कार्यों और प्रस्तावों के बारे में बताते हैं। ये मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अंत में संबंध परक आयाम जो प्रतिनिधित्व किए जा रहे प्रतिनिधियों और नागरिकों के बीच ठोस पारस्परिक संबंधों को संदर्भित करता है। प्रतिनिधि प्रणाली के मूल्यांकन की अनुमति देता है, क्योंकि यह मानकीय, यह नागरिकों द्वारा सीधे अनुभव किया जाता है। अब है प्रतिनिधित्व का पिटकन का विचार। ये कोई पिटकन जो है एक पॉलिटिकल, हम उसको बोल सकते हैं, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, एक विचारक बोल सकते हैं। इसने रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या बोला है। ठीक है। पिटकन राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा की सबसे व्यापक चर्चा अपनी किताब द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन में पेश करते हैं। ये इनकी किताब है जिसमें इन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में बताया है। प्रतिनिधित्व की अवधारणा की क्लासिक श्रेणी में रखी जाती है। क्लासिक मतलब जो
प्राचीन क्लासिक का हम बोल सकते हैं कि जो सबसे बढ़िया अच्छा वाला। ठीक है। पिटकन का कहना है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को समझने के लिए इसके बहुआयामी अर्थों को समझना अनिवार्य है। पिटकन प्रतिनिधित्व की अवधारणा की तुलना अंधेरे बाड़े में के बीच में एक जटिल त्रिआयामी संरचना से करते हैं। विशेष रूप से पिटकन प्रतिनिधित्व की अवधारणा को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है औपचारिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, और तीसरा है मूल प्रतिनिधित्व, और चौथा है वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इन्होंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप लोग भी ये अपने क्वेश्चन में जो है यूज कर सकते हो अगर पूछा जाता है तो। पिटकन के प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बारे में बताइए। ये शायद इंग्लिश वाले उसमें नहीं दिया हुआ था क्या? लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है ऊपर वाले सेक्शन में। अब हम देखते हैं भूमंडलीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। आज का टाइम जो है हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, भूमंडलीकरण का टाइम है। कोई भी देश एक दूसरे देश से जो है अछूता नहीं है। एक देश में जो घटना हो रही है वो दूसरे देश को प्रभावित करती ही करती है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड-19 को हम ले सकते हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से एक महामारी जो है एक देश में फैलती है और उससे पूरे विश्व में फैल जाती है। क्यों क्यों फैली वो पूरे विश्व में? उसके पीछे क्या कारण थे? क्योंकि सब लोग आवाजाही इतनी ज्यादा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज्यादा हैं, आने जाने के साधन इतने ज्यादा हैं, और इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है देशों में। और ये इंटरडिपेंडेंस किस किस उसमें किस उसमें है, किस स्वरूप में है? व्यापार के रूप में है, ट्रेड के रूप में है। आज जो है जिस प्रकार मनुष्य जो है समाज में रहता है और अपनी जरूरतें जो है आपस में पूरी करता है, हम क्या करते हैं? सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं समाज में रह करके। मैं कुछ काम करती हूँ और उसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, फिर उससे मैं दूसरी सर्विसेज खरीदती हूँ। ठीक है। किसान जो है फसल उगाता है, उस फसल को बेच करके अपनी बाकी की जरूरतें पूरी करता है। एक आर्मी का जवान जो है देश की रक्षा करता है, उसके बदले उसे सैलरी मिलती है, फिर वो उस सैलरी से अपने परिवार की बाकी की जरूरतें पूरी करता है। हर किसी का काम बटा हुआ है, हर कोई काम करता है, और इसी से जो है ये पूरा समाज बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ग्लोबल लेवल पर भी देश जो है हर देश में जो है अलग अलग रिसोर्सेज हैं। नेचर ने भौगोलिक रूप से हर जगह को अलग अलग रिसोर्सेज संसाधनों से सजाया है, संसाधनों की उपलब्धता करवाई है, और ये जो देश हैं अब अलग अलग इन संसाधनों को एक दूसरे के साथ में ट्रेड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस जो है आज के टाइम में इतनी ज्यादा है बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन नेशन स्टेट्स, कि कोई भी देश जो है एक दूसरे से अलग थलग होकर के नहीं रह सकता है। हम हर एक प्रत्येक देश इस पूरे विश्व में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और बाकी जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं जीवन के, उन सब से जुड़ा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि मैम सांस्कृतिक रूप से और किससे जुड़ा हुआ? अब मैंने बताया ना संस्कृति में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। आज देखिए कि जो रहन सहन है वो ग्लोबल होता जा रहा है। लोग जो है, हम भारत में रहते हैं फिर भी हम चाइनीज फूड खाते हैं, फिर भी हम मैकडी का बर्गर खाते हैं, इटली का पिज्जा खाते हैं। तो खान पान जो है वो संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है। पहनावा, हम जो है इंडियन वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, और आप बाहर में जाइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, बाहर में भी फॉलो कर रहे हैं। योगा भारत की विश्व को भारत की देन है। अ, ठीक है। योगा देखिए आज के टाइम में पूरे विश्व में किस प्रकार से फैल रहा है, बाहर के लोग भी योगा को अपना रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हमारा, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे आप बहुत देखते होंगे, कृष्ण वाला जो एक चल रहा है कि बहुत सारे अंग्रेज लोग भी कृष्ण के भजन वगैरह गाते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ये भी पार्ट होता है कल्चर का। ठीक है। तो किस प्रकार से लोग जो है पूरी जो दुनिया है वो जुड़ी हुई है। ठीक है।
भौतिक रूप से, मानक रूप से और भी जितने जितने भी आयाम होते हैं। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्वव्यापी अंतर संबंधों के गहन और स्थायी प्रतिमानों से है। लेकिन वैश्वीकरण की अवधारणा क्षेत्रों और सीमाओं के पार सामाजिक संबंधों और गतिविधियों के फैलाव से कहीं अधिक है। यानी जैसे जो कि मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि यहाँ पे हर तरीके के संबंध जो आज के टाइम में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से जो है एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। वैश्विकतावादी की प्रक्रिया, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्विकतावादी इस दावे को खारिज करता है कि वैश्वीकरण की अवधारणा को विशुद्ध रूप से वैचारिक या सामाजिक निर्माण या पश्चिमी साम्राज्यवाद के पर्याय के रूप में खारिज किया जाता है। यानी कि वैश्वीकरण को क्या है कि ज्यादातर लोग क्या समझते हैं वैश्वीकरण, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर पर ही भारत की वेस्टर्न कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, इंडिया को कोई बाहर की कंट्रीज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे कितने सारे लोग जो है बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर माइग्रेट होकर के किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर के जाता है। ठीक है। उस कल्चर को आज आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि ये जब लोग माइग्रेट करते हैं तो और आज के टाइम में ना वेस्टर्न कंट्रीज में भी इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और इंडियन फूड को बाहर में पसंद किया जा रहा है। ठीक है। तो वैश्विकतावादी जो लोग हैं वो क्या दावा करते हैं, वो इसी बात का खंडन करते हैं कि जो वैश्वीकरण जो में सिर्फ और सिर्फ यही शामिल है कि पश्चिमी विचारधारा जो है हमारे यहाँ पर फैल रही है। ऐसा नहीं है। आज के टाइम में हर एक कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर एक दूसरी कंट्री का कल्चर, एक दूसरी कंट्री का जो भी विचार है वो एक दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं और सब के सब जुड़े हुए हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी कंट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, किसी का। ऑब्वियसली वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उन लोगों का जो रहन सहन, उन लोगों का लाइफस्टाइल है हम लोगों के लाइफस्टाइल से ऊंचा है। तो और ह्यूमन नेचर क्या होता है, मानव स्वभाव क्या होता है, जो उसको अपने से ऊंचा लगता है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उनको हम खो देते हैं। हमें जो है इस विकास की जो दौड़ है, जो डेवलपमेंट की जो रेस लगी हुई है, इसमें शामिल नहीं होना है। हमारा अपना एक इतिहास है, हमारा अपना एक नॉलेज सिस्टम है, हमारा अपना एक लाइफस्टाइल है, हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। हमें उनको बल्कि हमें जो बाहर की जो संस्कृति हैं उनसे जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सीखना चाहिए। कैसे उन समाजों में जेंडर इक्वलिटी है, लिंग समानता है, हमें वहां से सीखनी चाहिए। कैसे वहां पर लोग जो हैं वहां पर लोग जो है एक दूसरे को जो गवर्नमेंट है वो कितना रिस्पॉन्सिव, वहां के सिटीजन्स जो है कितना एजुकेटेड है, वो सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। ठीक है। बाकी उन लोगों का रहन सहन और वो सारी चीजें मैंने बताया ना, रहन सहन जो होता है वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं जुड़ा होता है वहां के ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के साथ में, वहां के एनवायरनमेंट के साथ में। हमारा एनवायरनमेंट जो है अलग है, इसीलिए हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल अलग है और लाइफस्टाइल में सारी चीजें शामिल होती हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, हमारी भाषाएं, इनको भी हमें संजो करके रखना है। अपनी संस्कृति को हमें वैश्वीकरण तो हो रहा है और हम एक ग्लोबल लैंग्वेज की भी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। वो सही भी है कि देश पूरे विश्व को जो है एक होना ही चाहिए। ये बाउंड्रीज जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उसको, जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है उसको हमें खत्म नहीं करना है। हमारी संस्कृति है उसको भी हमें जो है संजो करके रखना है, उसको खत्म नहीं करना है। ठीक है। इस बात से इनकार न करते हुए कि वैश्वीकरण की व्याख्या पश्चिम में शक्तिशाली सामाजिक ताकतों के हितों की अच्छी तरह से रक्षा कर सकती है, वैश्वीकरणवादी इस बात पर भी जोर देता है कि यह आधुनिक सामाजिक संगठन के पैमाने में वास्तविक संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है।
यह अन्य विकासों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास, विश्व वित्तीय बाजारों, लोकप्रिय संस्कृति के प्रसार और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की प्रमुखता में स्पष्ट है। यानी कि ये जो हमने बात किया ना कि हम क्या है, सिर्फ डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ में हमने भी जैसे कि 1990 में अपनी जो है अर्थव्यवस्था को खोल दिया था, और हमने भी जो है इसको प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आए थे। तो बाहर की कंपनियां, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब भारत में आया तो बाहर की कंपनियां आ गई। ठीक है, भारत भारत इस प्रकार से हम जुड़ गए विश्व बाजार के साथ में। ठीक है, फॉरेन की जो अब यहाँ पर जैसे मैंने मैकडोनल्ड का एग्जांपल लिया है, तो मैकडोनल्ड किसका पार्ट है? वो एफडीआई का ही पार्ट है। वो हमने यहाँ प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। वो हमने यहाँ पर भारत में विदेशी कंपनियों को खोलने के लिए अनुमति दी, तभी वो लोग यहाँ पे स्टैब्लिश हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जुड़ी हुई, इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जो एक मुद्दा है वो है पर्यावरण संरक्षण का। ठीक है, तो जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया उसमें यही सारी बातें बोली गई हैं। बस वैश्वीकरण को पूरी तरीके से आर्थिक घटना के रूप में मानने के बजाय वैश्विकतावादी विश्लेषण सामाजिक संबंधों के अन्य प्रमुख आयामों को समान दर्जा देता है। यानी कि सिर्फ वैश्वीकरण, सिर्फ इकोनॉमिक उस इंटरडिपेंडेंस नहीं बढ़ी है। मैंने बोला ना कि वैश्वीकरण में बहुत सारी चीजें शामिल हुई हैं, राजनीतिक शामिल हुई, राजनीति भी शामिल है इसमें, इसमें सामाजिक संबंध भी शामिल है, इसमें सांस्कृतिक संबंध भी शामिल है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पहलू ही शामिल नहीं है वैश्वीकरण में। हम सिर्फ एक कंट्री दूसरी कंट्री से सिर्फ ट्रेड से ही जुड़े हुए नहीं है। आर्थिक का मतलब क्या? ट्रेड। ट्रेड से ही हम जुड़े हुए नहीं है, हम और भी चीजों से जुड़ गए हैं। अभी मैंने सारे आपको एग्जांपल्स दिए कि किस प्रकार से आज के टाइम में हम लोग जुड़ गए हैं, हमारा रहन सहन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। विभाजित विश्व, विभाजित राष्ट्र मीन्स डिवाइडेड वर्ल्ड, डिवाइडेड नेशन। यूएनडीपी का हालिया रिपोर्ट समकालीन आर्थिक वैश्वीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमीर और गरीब राज्यों के साथ साथ लोगों के बीच बढ़ती खाई से जुड़ा है। अब इससे क्या हो रहा है ना, ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में क्या बोला कि वैश्वीकरण तो बढ़ रहा है, आर्थिक वैश्वीकरण बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि अमीर और गरीब राज्यों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो और डेवलप्ड होती जा रही हैं, और जो गरीब राष्ट्र हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से क्या हो गया, उन कंट्रीज को, एक तो क्या हो गया, जो अमीर कंट्रीज हैं उनको जो गरीब कंट्रीज हैं वहां से जो है रॉ मटेरियल मिलने की उनको आजादी मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। साथ ही साथ फिर उनको उस अपने वहां पर ले जा करके वो कंपनियों में बना करके फिर उनको मार्केट मिल जाती है। तो ज्यादा मुनाफा किनको हो रहा है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको हो रहा है। ठीक है, उनको रॉ मटेरियल भी यहीं से मिल जा रहा है और मार्केट भी यहीं से मिल जा रही है उन लोगों को। ठीक है, तो ये जो है यूएनडीपी की रिपोर्ट में भी बोला गया कि वैश्वीकरण की वजह से ये जो खाई है, अमीर जो देश है वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। साथ ही साथ ये चीजें शामिल होती हैं राष्ट्र के अंदर भी। ठीक है, कि जो अमीर लोग हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो प्रभाव डालता ही डालता है, साथ ही साथ राष्ट्र में भी ये प्रभाव हम देखने को मिलता है कि देश के अंदर भी जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं सरकारों को, देश की सरकारों को इसके बीच में तालमेल बिठाने की जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, सारा मुनाफा किसके पास जाता है? जो पूंजीपति है उसके पास जाता है। सरकार अगर सारी चीजों को प्राइवेट कर देगी तो जो गरीब को जो सुविधाएं मिलती हैं वो कहाँ से मिलेंगे? सरकार के पास टैक्स आएगा ही नहीं। सरकार के पास तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अगर सब चीजों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और वैश्वीकरण का सबसे बड़ा जो चीज जो जुड़ी हुई है वो प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई है। जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया
कि निजीकरण से जुड़ा हुआ है वैश्वीकरण। ठीक है, अगर सबकी सब इस हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा विश्व तो विविध होता ही जा रहा है, साथ ही साथ राष्ट्र में भी ये विविधता, ये जो नेशन है वो डिवाइड होता जा रहा है। आई होप आप लोगों को विभाजित विश्व और विभाजित राष्ट्र का समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये कंसेप्ट है, कि किस प्रकार से कुछ देश अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, साथ ही साथ राष्ट्र के अंदर जो कुछ लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग गरीब हैं जो गरीब होते जा रहे हैं। ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है प्राइवेटाइजेशन के साथ, निजीकरण के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब है वैश्वीकरण का दावा। वैश्वीकरण का दावा क्या है? वैश्वीकरण इन पारंपरिक धारणाओं में से प्रत्येक के लिए एक मौलिक चुनौती पेश करता है। राष्ट्र राज्यों को मानव जीवन के सभी आवश्यक उद्देश्यों के लिए सहयोग की आत्मनिर्भर योजनाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और जो गहन विमुद्रीकरण और सीमाओं के पार सामाजिक संबंधों के प्रसार और गहनता के संदर्भ में है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक इकाइयां भी अब तेजी से क्षेत्रीयकृत गतिविधियों, उदाहरण के लिए वैश्विक वित्तीय बाजार या डिजिटल जनसंचार के अधीन है, जिस पर उनका सीमित नियंत्रण है तथा सामाजिक संबंधों के जाल में फंसा हुआ है। बेशक मानव इतिहास के अधिकांश सामाजिक संबंधों में मौजूदा राजनीतिक विभाजनों को पार कर लिया है, फिर भी वैश्वीकरण ने सामाजिक संबंधों में गहन मात्रात्मक वृद्धि करते हुए विदेशी से घरेलू के परिवर्तन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हालांकि वैश्वीकरण में हम क्या बात करते हैं, विदेश, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर वो सारी चीजें घरेलू में परिवर्तित होती जा रही हैं। ठीक है, आज हम एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। हालांकि यह भी भेद अब सामाजिक गतिविधियों के कई क्षेत्रों में मुख्य विकासात्मक प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है। जैसे जैसे घरेलू और विदेशी मामलों के बीच एक स्पष्ट विभाजन की संभावना समाप्त हो जाती है, वैसे वैसे आदर्शों और सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए घरेलू क्षेत्रों के बीच एक प्रकार का विरोधाभास बन जाता है। इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो है, जो एक बीच में जो गैप बना हुआ है डेमोस्टिक और जो ग्लोबल के बीच में, उसको कैसे विभाजन को कम करने की बात की गई है, घरेलू विदेशी विभाजन का विघटन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, वैश्वीकरण का नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी मतलब फेमिनिस्ट डिस्कोर्स, फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। वैश्वीकरण के दृष्टिकोण में उत्तर औपनिवेशिक नारीवादियों, अंतरराष्ट्रीय नारीवादियों और नारीवादियों द्वारा विकसित दृष्टिकोण को नैतिकता के आधार पर विश्लेषित करने का प्रयास इस भाग में किया गया है। वैश्वीकरण के लिए नारीवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नारीवादी मूल्यों के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता है, जिसमें महिलाओं की अधीनता का विरोध भी शामिल है। कुछ सिद्धांतवादी नव उदारवादी नीतियों की समालोचना विकसित करने के लिए समानता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों जैसे मुख्य धारा के नैतिक और राजनीतिक आदर्शों की नारीवादी व्याख्याओं का सहारा लेते हैं। वैश्वीकरण के लिए नारीवादी दृष्टिकोण लैंगिक अन्याय को समझने की रूपरेखा प्रदान करता है, यानी कि किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन में हम जो लैंगिक अन्याय मतलब कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो जेंडर अनजस्टिस है, उसको समझने की कोशिश एक रूपरेखा प्रदान करता है। हालांकि वैश्विक न्याय के सभी समावेशी आदर्श सिद्धांतों को विकसित करने की प्रक्रिया को ही नारीवादी दार्शनिक गैर आदर्श सैद्धांतिक दृष्टिकोण करार देते हैं, जो विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआती नारीवादी विश्लेषण उन मुद्दों पर केंद्रित थे जिन्हें व्यापक रूप से दुनिया भर में महिलाओं के लिए विशेष महत्व दिया था, जैसे कि घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन मूल रूप से शामिल है। यहाँ पर देखो आप मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। फेमिनिज्म जो है ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखता है, ठीक है, इसमें ये बात की गई है, और किस प्रकार से जो है प्रत्येक देश का जो है उसकी घरेलू व्यवस्था जो है, जो डोमेस्टिक सिचुएशन है प्रत्येक देश की, वो अलग होती है। पूरे विश्व में हर देश की परिस्थितियां अलग हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। ठीक है, उसके साथ साथ जो नारीवादी विचारक हैं उनका क्या मानना है कि वहां की नारियों की स्थिति भी अलग है। नारियों की स्थिति से मतलब है कि वो डिसीजन मेकिंग में कितना पार्टिसिपेट करती हैं। अगर हम राजनीतिक
उससे पहलू से इसको देखें तो सामाजिक रूप में हम देखेंगे कि नारियों को जो है कितना ज्यादा वो स्वतंत्र है, कितना फ्रीडम है, कितना ज्यादा उनके ऊपर मैन का डोमिनेंस है, अपने लिए स्वयं के लिए निर्णय लेने में वो कितनी स्वतंत्र है। आर्थिक रूप से देखेंगे कि वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है कंपेयर टू मैन, ठीक है, आदमियों के रूप में। तो नारीवादी जो दृष्टिकोण है वो वैश्विक स्तर पर कैसे देखता है कि किस प्रकार से ये जो स्त्रियों की जो स्थिति है वो हर एक देश में अलग अलग है, हर तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से और आर्थिक तरीके से, ठीक है। नारियों की जो स्थिति है वो अलग है महिलाओं की स्थिति। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेकिन पद्धतिगत दृष्टिकोण से इन मुद्दों के संदर्भ में बहुत बदलाव और नई चुनौतियों का आरंभ भी हुआ है, जिसमें यह तर्क दिया जाता है कि लिंग तटस्थ वैश्विक मुद्दों के अक्सर लिंग विमर्श का आयाम होता है, जबकि युद्ध, वैश्विक शासन, प्रवासन, दक्षिणी रण, संसाधन और जलवायु परिवर्तनों में भी महिलाओं के संदर्भ में एक वैश्विक विमर्श का हिस्सा बनाए जाना चाहिए। साथ ही वैश्विक मंच पर आवश्यकता इस बात की भी है कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों को एक स्वतंत्र घटना के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। प्रारंभिक नारीवादी विश्लेषण नव उदारवाद से जुड़े व्यवस्थित और संरचनात्मक लैंगिक अन्याय को ध्यान में रखने में विफल रहे। लैंगिक उत्पीड़न विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थानों पर अलग अलग रूप से लेता है और हर समाज में महिलाओं को व्यवस्थित संबंधित नुकसान का सामना करना पड़ता है। जो मैंने आप लोगों को सीधे और सिंपल शब्दों में समझाया ना, वो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि किस प्रकार से हर समाज में, हर देश में औरतों की जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जो है स्थिति अलग अलग होती है, और ये सारी स्थिति जो है भौगोलिक, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों और उन सब के आधार पर भी निर्भर करती है। घरेलू काम के लिए उनकी सामाजिक रूप से सौंपी गई जिम्मेवारी का एक बड़ा सवाल वन वैश्विक मंच पर उभरी है, ठीक है। जो डेम अभी क्या हो रहा है ना कि औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं बाहर, उनको अगर हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लें, और इंडिया में हम दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, देश की राजधानी है, लेकिन आप ये देखिए कि महिलाएं आज बाहर जाके नौकरी तो कर रही हैं। वो मैन की जो पहले क्या था, आदमी बाहर जाके कमा के लाएगा, औरत घर में रह करके काम करेगी, ठीक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई थी। लेकिन आज क्या है, औरतें बाहर जाके कमा रही हैं, तो इसका मतलब पुरुषों की जो है आर्थिक जिम्मेवारियों को साझा कर रही है, बांट रही है। लेकिन क्या आदमी आज डोमेस्टिक लेवल पर घरेलू कार्य में महिलाओं की मदद करते हैं? नहीं करते हैं। आज भी घर का काम औरत ही करती है, चाहे वो बाहर जाके जॉब भी करती होगी। अगर आदमी और औरत दोनों साथ में जॉब से पे जाते हैं, तो सुबह का खाना औरत ही बना कर जाती है, सब चीजें, बच्चों को संभालती औरत ही है, घर का सारा काम वही करती है, और दोनों अगर जॉब करके आ रहे हैं तो आकर के खाना भी औरत को ही बनाना पड़ता है। तो क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि औरतों ने आर्थिक जिम्मेवारियों में बंटवारा कर लिया, आर्थिक जिम्मेवारियों को संभाल लिया, लेकिन क्या पुरुषों ने भी जो घरेलू जिम्मेवारियां, जो ट्रेडिशनल औरतों के ही मत्थे पे थी, जो औरतों को ही करनी पड़ती थी, क्या उन्होंने उन जिम्मेवारियों को साझा किया है? नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, इसको गैप को ठीक किया जाना चाहिए। पुरुषों को भी घरेलू काम में, लड़कों को भी उतना ही हाथ बटाना चाहिए, वो उनका भी घर होता है, उनकी भी जिम्मेवारी होती है। ये गैप भरने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको शेयर नहीं किया जाता है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, अगर हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हम बाहर के विदेशों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हैं ना, ये बहुत कम है। ये गैप जो है ना वो बहुत कम है। वहां पे ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं होता कि औरत जो है काम करने जा रही है तो घर पे आकर के, वहां पे जेंट्स भी काम करते हैं और औरतें भी काम करती है, दोनों करती हैं। लेकिन पता नहीं हमारे ही समाज में ये क्या है, घर में मतलब कि आदमी काम करना ही नहीं चाहता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गैप है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नारीवादी विचारों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस प्रकार से जो है
बर्डन को शेयर किया जाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो मैन और वुमेन के बीच में, दोनों के बीच में शेयर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ औरतों को बाहर जाने का अधिकार मिल गया है। एक तो ये बात है कि अधिकार देने वाले आदमी कोई नहीं होते हैं, उनकी अपनी मर्जी होती है, वो भी इस समाज का हिस्सा होती हैं, उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। और उनको भी जो है उन डिसीजंस जो है पूरे समाज के लिए लिए जाते हैं, और समाज का हिस्सा महिलाएं भी होती हैं, तो उनको भी अधिकार है। और उनको हर तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपने लिए क्या डिसाइड करें, उनको बाहर जाके काम करना है या नहीं करना है, उन्हें घर में ही रहना है, ये किसी की भी चॉइस होनी चाहिए। और ये सिर्फ महिलाओं पे नहीं, आदमियों पे भी शामिल होता है। अगर कोई हाउस हस्बैंड बनना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी शामिल होती है उसमें। क्यों सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे आदमी ही कमाने जाए, वो घर को क्यों नहीं संभाल सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि औरतें भी घर संभाल सकती हैं, आदमी भी घर संभाल सकते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये चीजें समझने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आई होप आप जैसे जनरेशन जो है ये सब चीजें पढ़ रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, तो आप इन सब चीजों को समझोगे और इस हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को जेंडर इक्वल बनाओगे। ठीक है, लैंगिक जो है समानता जो है हम समाज में लेकर के आप लोग आओगे, क्योंकि आप लोग दोनों ही पढ़ रहे हो, लड़कियां भी पढ़ रही हो, लड़के भी पढ़ रहे हो, तो दोनों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। सिर्फ एक के समझने से कुछ नहीं होगा, दोनों को समझना होगा। लड़कों को भी समझना होगा कि हमें जो है घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी शेयर करना सीखना पड़ेगा। और ये हर किसी की चॉइस होनी चाहिए कि उसे घर में रहना है या बाहर जाके काम करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आई होप हमारा हमारा समाज जल्दी ही ये सारी चीजें सीख लेगा। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा बहुत जल्दी, लेकिन धीरे धीरे कोशिशें जो हैं हो रही हैं, तो आई होप चीजें बदल जाएं। तो ये भी यूनिट में मैंने आप लोगों को हिंदी के उसमें पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, और ये मैंने एक्सप्लेन इंग्लिश वाली वीडियो में भी किया था, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के बहुत ही बड़े बड़े भयानक से शब्द दिए हुए हैं, आप लोगों को भी पढ़ने में शायद समझ में नहीं आएंगे, तो मैंने उसको इजी शब्दों में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी की सारी वीडियोज आप के लिए बनी हुई है इस पेपर की, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और भी जो बाकी के पेपर हैं उनकी भी वीडियोस बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनके में देख लेना।